बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के एक ऐसे गैंग के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा जो पिछले दिनों से बहुत ही सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। ये गैंग फैसलाबाद के गांव खुडियाँ वड़ैचा से इसका ताल्लुक था। पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि दीगर सूबों में भी दहशत और खौफ की अलामत था। इस गैंग की 8 साला मुजरिमाना ज़िंदगी के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसने क्या क्या वारदातें की हैं और ये क्यों खौफ की अलामत बना, और पुलिस इस गैंग के ख़िलाफ़ डेस्परेट कब होती है, और उसके बाद जब पुलिस डेस्परेट होती है, और किस तरह से इस गैंग के जो सबसे अहम बात है कि 4 भाई, सगे भाई जो थे इस गैंग के, वो बड़े अहम रुकन थे। उनको किस तरह से पुलिस ने मुकाबले में मारा और उसके बाकी दीगर साथी जो हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। तो ये गैंग इंतहाई खतरनाक गैंग था। इस गैंग के या इस खानदान के कह लें कि गुलफाम शाह गैंग जो था, ये इस खानदान का एक रुकन, इनका छठा भाई जो है हसनैन शाह, वो अभी तक मफरूर है। वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं और ढूंढ रही है, उसको तलाश कर रही है। और इस गैंग के चंद एक अरकान भी अभी बाकी हैं जो पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हैं या वो सिंध जा चुके हैं। इस बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये आज आपके साथ डिस्कस करने का मकसद मेरा ये है कि ये गुलफाम शाह गैंग, असल में ये 6 भाई थे। इनका ताल्लुक खुडियाँ वड़ैचा, फैसलाबाद के नवाह में एक ये गांव है, कोई 12-13 किलोमीटर के फासले पर, और वहाँ से इसका ताल्लुक है इस गैंग का। 2018, तकरीबन आज से कोई 8 साल पहले की बात है, 18 में इस गैंग ने जो है वो अपनी वारदातों का आगाज़ किया था। और 2 साल के अरसे के दौरान ही इन लोगों ने इन 6 भाइयों ने अपना एक मजबूत तरीन गैंग बना लिया था। इन्होंने मामूली गांव में लड़ाई झगड़ों से मामला शुरू किया। किसी जगह पर कब्जे के हवाले से इनका झगड़ा हुआ, इन्होंने वहाँ पर लोगों को मारा, फायरिंग की, उनको डराया धमकाया, और यहाँ से अपनी मुजरमाना ज़िंदगी का इन्होंने आगाज़ किया। 2 साल के अंदर इन्होंने, क्योंकि ये एक पूरा ख़ानदान था, 6 भाई थे और असला इनके पास था। गोली जो थी वो फ़ौरन से पहले ये चला देते थे अपने मुखालफिन पर। इनके सामने जो भी कोई बोलता, जो भी कोई खड़ा होता इनके सामने, तो ये उसको स्पेयर नहीं करते थे। तो गांव में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और ज़मीन पर कब्ज़ों के हवाले से इन्होंने अपनी मुजरिमाना ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं ये। और वहाँ से फिर बाकी दीगर भी, और अपने ही कुछ कह लें कि रिश्तेदारों में से चंद एक इनके कज़न कह लें, उनको साथ मिलाते हैं और अपने गैंग को मजबूत करते रहते हैं। ये इन्होंने कुछ तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक कोई 30 से 35 अरकान इस गैंग में शामिल हुए, और इन 35 अरकान में ख़तरनाक किस्म के शूटर्स भी थे। शूटर्स तो ये भाई जो 6 थे खुद भी शूटर्स ही कहलाया करते थे, क्योंकि इन्होंने खुद भी बहुत से लोगों को मारा, बहुत से लोगों को अगवा किया, लोगों से भत्ता वसूल किया, अगवा बराए तावान की वारदातें की, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों के वाक़यात जो हैं वो भी इनके खाते में हैं। फिर उसके अलावा 324 की वारदातें, लोगों को ज़ख्मी करने के जो थे मुकदमात, वो इनके ऊपर दर्ज थे। सैकड़ों मुकदमात में इस गैंग के अरकान जो थे वो पंजाब पुलिस को मतलूब थे। और इन्होंने जो इनका गांव था खुडियाँ वड़ैचा, वो कह लें कि इलाका गैर की मानंद था। वहाँ पर पुलिस भी जो है वो इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं जाया करती थी। अब पुलिस इनके ख़िलाफ़ डेस्परेट कब होती है, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले आपको ये बताऊँ कि इन 2 सालों के 2018, 19 और 20, इन 2-3 सालों के दौरान इन्होंने अपना नेटवर्क, अपना गैंग इतना मजबूत कर लिया था, लोगों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया, लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया। इन्होंने पैसे वाफर इकट्ठे कर लिए थे, और पैसे इकट्ठे करने के बाद इनका जो पहला मिशन था वो ये था कि अपने गैंग को कह लें कि एक आर्मी उन्होंने बनानी थी अपने गैंग की, और उसके लिए उनको असलहे की ज़रूरत थी। इन्होंने वाफर मिकदार में असला ख़रीदा, जदीद तरीन हथियार
जो है वो ख़रीदे। ख़ासकर अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर आने वाले राइफ़लें, बड़ी बड़ी जदीद किस्म की, जो कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान जंग के दौरान भी वहाँ पर जो इस्तेमाल होती रही हैं, वो राइफ़लें और यहाँ पर जदीद तरीन हथियार, क्लैशनकोफ़ें, SMG राइफ़लें, AK-47, ये सारी उन्होंने असला वाफर मिकदार में ख़रीद के अपने गैंग को मजबूत किया। और खौफ और दहशत की ये अलामत हुआ करती थी कि गांव के लोग जितने भी थे वो इनकी मर्जी के बगैर अपने गांव में ना तो कोई फंक्शन रखा करते थे, ना ही कोई तकरीब होती थी ऐसी जो इनकी इजाज़त के बगैर वहाँ पर हो सके। मैंने तो ये भी देखा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ही मैं देख रहा था कुछ दोस्तों के व्लॉग, उसमें वो ये भी बता रहे थे कि अगर गांव में किसी की कोई शादी की तकरीब होती थी तो इनकी इजाज़त की ज़रूरत होती थी। बाराती जो थे वो बारात लेकर जब आते थे तो उनके बाकायदा सबके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे, और ये सख्ती से अहकामात दिए होते थे इन्होंने कि इस गांव में जो बारात आएगी या जो लोग मेहमान किसी के आते हैं उनमें कोई सरकारी मुलाजिम ना हो। ख़ासकर पुलिस वालों को इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कोई पुलिस वाला यहाँ पर दाखिल नहीं होगा। पुलिस ने इनके खिलाफ कई मरतबा रेड भी किए लेकिन नाकाम रहे। अब 2020 के बाद से लेकर 2024 के मिड तक जो है ना, इन्होंने अपनी बदमाशी और अपनी जुर्म की दास्तानें और बर्बरियत जो है वो इस कदर बढ़ा दी थी कि लोग इनसे खौफजदा थे। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करने, सनतकारों से, उमरा से भत्ता मांगना, उनको अगवा करना, अगवा बराए तावान के लिए लोगों को उठा कर ले जाते थे। और बहुत से ऐसे वाक़यात भी हैं कि अगर किसी ने अगवा बराए तावान की वारदात में तावान अदा नहीं किया या किसी ने पुलिस के साथ रब्ता किया और इनको पकड़वाने की कोशिश की, तो इन्होंने उस मग़वी को ही कत्ल नहीं किया बल्कि उसके जो रिश्तेदार जो थे, उसके ख़ानदान के लोग जिन्होंने पुलिस से रब्ता किया था, ये उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते थे। तो इनके खौफ की और दहशत की ये हालत थी कि गांव में से तो कोई भी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि गांव से नकल मकानी भी कर चुके थे, सिर्फ इनकी ज्यादतियों की वजह से। इन्होंने अपने ही गांव में बहुत से लोगों के साथ ज्यादतियां की। इनके घर के साथ ही एक शख्स था, उसके को 1.5 या 2 मरले उस बंदे की जगह थी, तो इनके घर के साथ वो जगह लगती थी। इन्होंने उस जगह पर कब्जा करने के लिए उस शख्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसको गोलियां भी मारी। तो ये जो अपने कह लें कि गली मोहल्ले में जो अपने लोगों को ही स्पेयर ना करें, तो वो बाहर के लोगों के लिए उनका क्या रवैया होगा, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी वारदातें इनके खातों में हैं। एक सनतकार को भी इन्होंने अगवा किया। अगवा करने के बाद जब पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस इनके पीछे होती है, तो उसको कत्ल कर देते हैं और वो FIR भी उसकी दर्ज है। बहुत से वाक़यात हैं इस गैंग के। मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरी इतला के मुताबिक कोई 30 से 35 इस गैंग के अरकान थे और सारे ही ख़तरनाक थे, शूटर थे। इनका एक सबसे ख़तरनाक शूटर आतिफ उर्फ आती, वो भी पुलिस मुकाबले में मारा गया है। बड़ा ही ख़तरनाक था। अब इस 8 साला ज़िंदगी के दौरान इनकी जो मुजरमाना ज़िंदगी है, इसमें इन्होंने सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो अपने सिर लिए। जो इनका इलाका थाना है, उस इलाका थाना में ही कोई 100 के करीब मुकदमात दर्ज हैं जो इन 6 भाइयों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं। इनमें आपको मैं बताऊं कि जो 6 भाई हैं उनमें इनका सबसे बड़ा भाई एक होता था वकास शाह, उसके बाद होता था गुलफाम उर्फ गुलफामी शाह। ये 2 भाई जो थे मेन किरदार थे इस गैंग के। इस 2 गैंग को ये दोनों लीड किया करते थे। इसके अलावा जो दीगर भाई हैं उसमें एक उमर शाह, एक बिलाल शाह, एक हसन शाह, ये 5 भाई जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। किस तरह से इनके मुकाबले हुए, कहाँ हुए, किसने किए, ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इनका एक छठा भाई है हसनैन शाह, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वो अभी तक मफरूर है, पुलिस उसको तलाश कर रही है। इसके साथ इस गैंग के और भी चंद एक साथी हैं जो हसनैन शाह के साथ मफरूर हैं। वो सूबा पंजाब में ही हैं या किसी दूसरे सूबे में चले गए हैं, पुलिस इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। तो वकास शाह के मुतल्लिक आपको बताऊं कि वकास शाह ने एक लड़की के साथ किसी इश्क में मुब्तला था। उसने उस लड़की को अगवा करके, कहते हैं कि उसके साथ इसने निकाह कर लिया था और उसको उठा कर ले आया था ये।
उसके साथ उसकी एक बहन कहते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कज़न थी। ये दोनों लड़कियां जो थीं वो उसके वकास शाह के पास थीं। और वकास शाह जो अब से को कह ले 10-11 माह पहले की बात है, विहाड़ी के इलाके में पुलिस को इत्तला मिलती है। वकास शाह अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद होता है। पुलिस वहाँ पर रेड करती है और रेड करके वकास शाह को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस का वकास शाह के साथ मुकाबला हो जाता है और उस मुकाबले में वकास शाह अपने एक साथी इकराम के साथ मारा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ 2 साथी मारे गए थे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वकास शाह अपने एक साथी इकराम के साथ पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। अब इस वकास शाह के कत्ल के बाद मैं आपको बताऊं कि वकास शाह के जो भाई हैं उनको ये शुबा होता है कि इस एक तो वकास शाह को मुखबरी जो है वो उसकी जो महबूबा थी, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो उससे निकाह कर लिया था, उसने और उसकी कज़न ने मुखबरी करके वकास शाह की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी और उन्हें मरवाया था। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा उनका ये भी इल्ज़ाम था, ये भी कहना था कि पुलिस ने उसके भाई को पकड़कर जाली पुलिस मुकाबले में मारा है और साथी इकराम को भी जाली पुलिस मुकाबले में मारा है। अब इनके जो वो लड़कियां थी, जो 2 कज़न थीं, जो 2 बहनें भी बताई जा रही हैं, उनके मुतल्लिक जो इसके भाई हैं वो पता करते हैं, उसका सुराग लगाते हैं, उनको अगवा करके ले आते हैं और उनके मुतल्लिक ये बताया गया कि बड़े ही बुरे तरीके से उनके दोनों लड़कियों के साथ ज़्यादती भी की गई। और इनका लड़कियों का ताल्लुक़ आपको बताऊं, मेरा ख्याल ननकाना साहब से बताया गया कि ये ननकाना साहब की कोई थी, 2 लड़कियां कज़न थीं आपस में। इनको उठा कर ले आते हैं, अगवा करके लाते हैं, इनको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, खूब तशद्दुद करते हैं, फिर उसके बाद इनको कत्ल करने के बाद सड़क किनारे इनकी लाशें फेंक देते हैं। और इन दोनों के कत्ल जो है वो इनका जो ख़तरनाक तरीन शूटर एक आतिफ़ उर्फ़ आती बताया गया है, वो उसके खाते में डाला गया है कि इन दोनों बहनों को असल में कत्ल उसने किया था। आतिफ़ उर्फ़ आती बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का शूटर था इनका। बहुत से लोगों के कत्ल उसके ज़िम्मे थे। लोगों को अगवा बराए तवान या भत्ते की जो वारदातें होती थीं, वो उसमें कोई भत्ता ना देता था या लोगों को डराना होता था तो आतिफ़ उर्फ़ आती को ये फायरिंग करने के लिए भिजवाते थे, उन्हें डराने के लिए। उनके घरों पर, उनकी फैक्ट्रियों पर, उनकी गाड़ियों पर आतिफ़ उर्फ़ आती दीगर साथियों के साथ मिलकर फायरिंग किया करता था। अब इसके बाद आपको बताऊं, वकास शाह और इकराम के पुलिस मुकाबले के बाद जब इन 2 बहनों का भी कत्ल होता है तो पुलिस इनके पीछे चढ़ती है, इनकी इन्फॉर्मेशन लेती है। उसके बाद कुछ 2-3 माह गुजरते हैं तो एक और इत्तला मिलती है फैसलाबाद पुलिस को, और फैसलाबाद पुलिस जो है वो इनके पीछे चढ़ती है। इनके 2 गैंग के अरकान, रज़ा उर्फ़ मुन्ना और एक का नाम उमर फ़ारूक बताया गया है, ये दोनों पुलिस के काबू आ जाते हैं और ये भी पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। अब एक सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि पुलिस इनके खिलाफ डेस्परेट कब होती है। वकास शाह इनका जो सबसे बड़ा भाई था, जो इस गैंग को लीड करता था गुलफाम शाह से पहले, उसके पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद ये चारों पांचों भाई जो हैं वो उनकी कब्रों पर जाते हैं, कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और दीगर गैंग के जो अरकान हैं ये सारे वहाँ पर कहते हैं कि असलहे से लैस होते हैं, जदीद तरीन इनके पास गन्ने होती हैं, कब्र के ऊपर सब हाथ रखते हैं, अपनी गन्ने जो हैं वो कब्रों के ऊपर रखते हैं और हाथ रख के कहते हैं कि कसम खाते हैं कि हम अपने भाई, अपने कह लें कि सरगना या अपने सरदार के कत्ल का बदला फैसलाबाद पुलिस से लेंगे। पुलिस के जो जो अफसरान हैं वो इनको पाया अपना कह के अंजाम तक पहुंचाएंगे, कत्ल का बदला लेंगे, उन्हें कत्ल करेंगे। ये वहाँ पर जो कसम खाते हैं इसकी एक वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो वायरल होती है तो पुलिस महकमा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। और वकास शाह के पुलिस एनकाउंटर में आपको बताऊं कि राना वसीम एक डीएसपी, इकराम गुराया कोई एक अरहम थानेदार हैं, इन समेत बहुत से और भी दीगर अफसरान थे जो उस मुकाबले में शामिल थे। राना वसीम के मुतल्लक तो ये था कि वो उस मुकाबले में, वकास शाह वाले मुकाबले में ज़ख्मी भी हुए थे और मेन किरदार उन्हीं का बताया गया था और इकराम गुराया का बताया गया था।
खासकर ये 2-3 अफसरान जो थे ये उनके टारगेट पर थे। राना वसीम जो थे, इस गैंग की दहशत ऐसी थी कि राना वसीम के मुतालिक आपको बताऊं कि वो जब वापस वकास शाह के मुकाबले के बाद आते हैं, फैसलाबाद के हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज भी रहे, और बल्कि इनके खौफ से उन्होंने कोशिश भी की कि उनका फ़ैसला तबादला जो है वो फैसलाबाद से किसी और जगह दूर दराज कर दिया जाए जहां इस गैंग की रसाई ना हो। तो वो बड़ी कोशिश की, इसका खौफ था, डर था, लेकिन मामला जब चलते हैं और वो वीडियो जब वायरल होती है, तो उस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है इसको चैलेंज के तौर पर लेती है। सीपीओ जो हैं और वहाँ के जो एसपी थे, ख़ासकर मलक तारिक एसपी हैं, एक बताया गया है जो सीसीडी के हैं, उन्होंने बड़ा सीरियस एक्शन लिया, इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया। उन्होंने अपनी पुलिस नफरी तैयार की और नफरी तैयार करके उनके गांव में धावा बोल दिया। उनके गांव के बहुत से लोगों से बल्कि गांव खाली भी कराया उन्होंने, मसाजिद में ऐलानात कराए, इमाम बारगाहों में ऐलानात करवाए और इनको ललकारा। पहले तो ललकार दी गुलफामी ने, गुलफाम शाह, उसके भाइयों ने, उसके गैंग के दीगर साथियों ने पुलिस को ललकार दी सोशल मीडिया के ज़रिए। फिर पुलिस जो है वो चढ़ाई करती है उनके गांव पर, मसाजिद में लाउड स्पीकर पर ऐलानात करती है, गुलफाम शाह और दीगर जो इनके भाई हैं उनके नाम लेकर उनको ललकारती है और उनको बुरा भला कहते हैं। उनको कहते हैं कि अगर तुम जवान हो, एक माँ की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो आओ आकर मुकाबला करो, हम यहाँ पर तुम्हारे घर आए हुए हैं, हम तुम्हारे मुकाबले पे खड़े हैं। लेकिन ये गैंग के अरकान सारे जो हैं वहाँ से, गांव से गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कोई 2-3 दिन वहाँ पर उसमें गांव में मौजूद भी रहे, उसका मुहासरा भी किए रखा, लेकिन इस गैंग का कोई भी रुकन पुलिस के सामने नहीं आया, किसी ने भी पुलिस का मुकाबला नहीं किया। पुलिस ने 2-3 दिन बाद मुहासरा छोड़ दिया, गांव खाली कर दिया, वापस आ गए। जब ये वापस आ गए तो 2-4 दिन बाद ये गैंग भी वापस आकर वहीं पर अपने घरों में आबाद हो गया। तो ये एक सिलसिला चलता रहा, गाहे बगाहे पुलिस रेड करती रही, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था, पुलिस के अफसरान जो थे उनकी जिंदगियां खतरे में थी, ये गैंग उनके भी ताकुब में था, उनकी मुखबरी भी ले रहा था, लेकिन इनका दाव नहीं चल सका, इनका दाव नहीं लगा, ये किसी पुलिस वाले पर हमला नहीं कर सके, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकी। वो इसलिए कि पुलिस ने इनको टफ टाइम देना शुरू कर दिया था। अब जब से ये सीसीडी बनी है, सीसीडी बनने के बाद जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़, उनका सीसीडी महकमा बनाने का मकसद ये था कि पंजाब में जो है जुराइम पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए और जितने भी जुराइम पेशा रिकॉर्ड याफ्ता ख़तरनाक तरीन मुजरिम जो है उनका कला कमा किया जाए। तो उस पर सीसीडी ने जब से क़याम के बाद सीसीडी ने वर्किंग शुरू की। वर्किंग तो जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ पहले से ही हुई थी, पहले ही कर चुके हुए थे। मुख्तलिफ एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच कह लें, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB कह लें, महकमा पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने जुराइम पेशा लोगों का एक डाटा जो है वो कंपाइल किया हुआ था। मेरी इत्तला के मुताबिक जो ख़तरनाक तरीन लोग थे, गैंग थे, वो कोई 300 की तादाद उनकी बनती थी और वो उन 300 जराइम पेशा जो ख़तरनाक तरीन, मैं ख़तरनाक तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो लोग थे जो बिल्कुल पुलिस की A लिस्ट में आते हैं। उनके कोई 300 के करीब लोग थे, ये इन्होंने तैयार की लिस्ट और उस लिस्ट में इनकी रैकी शुरू की, इनकी इंफॉर्मेशन की, और अगर कोई जेल में है या कोई गिरफ्तार है तो उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेकर उनको तफ्तीश के लिए बाहर निकलवाया गया। अब उस सीसीडी के क़याम के बाद उनके लिए ये गैंग जो है, गुलफाम शाह उर्फ गुलफामी गैंग, जो पुलिस अफसरान के खून का प्यासा भी था, उनके ख़िलाफ़ चढ़ाई शुरू कर दी पुलिस ने, उनके ख़िलाफ़ अपना इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसको तेज़ किया और इनकी मुखबरी के लिए कई जगह पर पुलिस गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो मुखबर पीछे लगाए हुए थे, उनसे पुलिस को इत्तला मिलती है कि ये चारों भाई अपने दीगर साथियों के साथ, गैंग के साथियों के साथ, बक्कर का एक इलाका है दरिया खान, और दरिया खान का एक इलाका है दुल्ले वाला, वहाँ पर एक डेरे पर मौजूद हैं, एक घर कह लें, डेरा कह लें, वहाँ पर ये मौजूद हैं। अगर रेड किया जाए तो इनको काबू किया जा सकता है। अब फैसलाबाद पुलिस के यही अपना, मैंने आपको बताया, इकराम गुराया और वो एक इरहम
हैं थानेदार मलक तारक, एसपी नफरी लेते हैं, कोई 6-8 गाड़ियां एलीट फोर्स की साथ लेते हैं, कमांडोज लेते हैं एलीट के, और भक्कर पुलिस से रब्ता करते हैं, वहाँ की सीसीडी जो है उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, और इनको जो मतलूबा जगह होती है जहाँ पर इनको मुखबरी होती है इस गैंग की, वहाँ पर रेड करते हैं, उसको कॉर्डन ऑफ करते हैं। उनको जब पता लगता है कि इनको क्रिमिनल्स को, जो गैंग के अरकान है, पुलिस ने रेड किया है, तो इनका फायरिंग का तबादला होता है। एफआईआर के मुताबिक ये कई घंटे तक जो है इनका पुलिस मुकाबला जारी रहा, और उस मुकाबले में ये 4 भाई, जिनमें आपको मैंने नाम बताए थे कि उमर शाह, बिलाल शाह, हसन शाह और गुलफाम उर्फ गुलफामी शाह, जो इस गैंग को लीड कर रहा था, ये चारों उस पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। अब ये पुलिस मुकाबला मुबैना था, जेन्युइन था, पुलिस ने इनको पकड़ लिया था, पकड़ के मारा था, ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन गैंग जो था वो इस अंजाम का मुस्तहिक था। उन्होंने जो कुछ किया था, जो कुछ वारदातें कर चुके थे, वो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत खौफनाक थी। मेरी इतला के मुताबिक वहाँ से इनके कुछ साथी पुलिस ने गिरफ्तार भी किए। उनमें से 2 जो लोग थे, उनमें आप कह लें कि एक फौजी शाह और एक वकास नामी जो मुलज़म था, जो मुजरिम था, इस गैंग के अहम रुकन थे, उनको इस मुकाबले के अगले ही रोज़ टोबा टेक सिंह में मार दिया गया। वो भी पुलिस मुकाबले में मारे गए। इनका ख़तरनाक सबसे जो शूटर था आतिफ उर्फ आती, उसका पुलिस मुकाबला बताया गया कि लाहौर में हुआ, और वो एक साथी समेत यहाँ पर मारा गया, वो भी सीसीडी के काबू आ गया था। अभी भी मेरी इतला के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इसके कोई 4 से 6 अरकान इस गैंग के हैं जो अभी भी पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। पुलिस उनकी गिरफ्तारी से इनकारी है। एक भाई इनका हसनैन शाह, जो अब तक बच गया हुआ है, वो मफरूर है, और अभी तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। चंद एक इनके और अरकान हैं जो अभी तक मफरूर हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। वो उनके बारे में इतला ये है कि वो दूसरे सूबे में फ़रार हो चुके हैं, और अब वहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ समझ लें कि अपनी शनाख्त और छुपा कर, अपना भेस बदल कर जो है वो रूपोश हैं। ये गैंग इस कदर ख़तरनाक था, इस कदर इसका खौफ था कि फैसलाबाद का पूरा शहर कह लें, आपके वहाँ के जो कारोबारी शख्सियात थीं वो और दीगर लोग जो थे इनसे खौफज़दा थे। वो जो उनको कहीं से कोई इतला मिलती थी ना कि ये गैंग जो है वो किसी सनतकार या किसी अमीर के ख़िलाफ़ या किसी पैसे वाले शख्स को टारगेट्स ने किया, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन इनके फ़ोन करने से पहले ही बंद करके गायब हो जाता था। यही नहीं बल्कि अपने ख़ानदान के लोगों को भी वो वहाँ से अपने घर से छोड़कर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देता था कि जब तक इनसे जान नहीं छूटती तब तक वो रूपोश ही रहे। तो इंतहाई ख़तरनाक खौफनाक गैंग पूरे पंजाब में दहशत की अलामत था। इसका को तकरीबन 70-80% खात्मा हो चुका है। चंद एक लोग और इस भाइयों का एक पांचवा भाई जो है, छठा भाई सॉरी, हसनैन शाह, वो मफरूर है, उसकी तलाश जारी है। देखते हैं कि वो कब तक जो है पुलिस की गिरफ्त में आता है, और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसका क्या कहते हैं कि अंजाम होता है, वो भी बाकी अपने भाइयों की तरह, अपने साथियों की तरह अंजाम को पहुंचेगा। और ये भी आपको मैं शेयर करता चलूं कि इन चारों भाइयों के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद इनकी लाशें जो हैं वो इनके वर्षा के हवाले क्या करनी थी, किसी ने पुलिस के साथ राब्ता ही नहीं किया कि वो इनकी लाशें पोस्टमार्टम के बाद इनके हवाले कर दे। उनके मुकाबले के बाद गांव के जो हालात थे, इनके घर के बाहर के हालात थे, चंद एक लोग, इनके ख़ानदान की ख़वातीन कह लें, वो वहाँ पर मौजूद थीं, और अपने उस पर कह लें कि नोहा कना थी इनकी हलाकत के बारे में। इनका वालिद दस्तगीर जो है उसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि वो इनके जो मुजरमाना ज़िंदगी है उससे पहले बड़ा ही शरीफ जो है वो कहा जाता था कि वो एक अच्छा इंसान है और शराफत की ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब इन्होंने अपनी मुजरमाना ज़िंदगी का आगाज़ किया, इनकी बताऊँ, इस गैंग की मुजरमाना ज़िंदगी 8 साल की ज़िंदगी है। 8 साल के अंदर इन्होंने कह लें कि कुछ 5-6 सालों में जो खौफ और दहशत कायम की थी, उसके बलबूते पर दस्तगीर शाह जो है वो भी अपने आप को एक बड़ा
कह लें कि रस्सागीर या एक बड़ा बदमाश वहाँ पर समझना शुरू कर दिया था उसने। वो भी लोगों को कहता फिरता था मज़े तो हुण आउणगे, वेखांगे हुण लोकी जिहड़े ने, हुण असीं साडा खानदान या मेरे पुत्तर वो नहीं गए जिहड़े अज तो 5-6 साल पहले हैगे सन। तो ये होता है कि वक्त के साथ साथ बजाय इसके कि लोगों को, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को कोई बंदा समझाए, सीधा रास्ता दिखाए, ये नहीं कि उनकी करतूतों पे जब वो मुजरिम हमारा ज़िंदगी का आगाज़ कर ले, बदमाशी में अपना एक नाम बना ले, लोगों के लिए खौफ बन जाए, तो उस पर इतराना या फ़ख्र करना ये कोई इंसानियत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जाए, हमें इस किस्म के ऐसे मकरूह किरदारों से हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।